Episode 1 of testing my painting skills in a bag and turning this into this. इस बैग की स्टोरी ये है कि ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था जो एक शेफ़ है कि इस पे मैं कुछ कर दूँ। मैंने 2-3 रेफरेंस आइडियाज़ निकाल के रखे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है। सो मैंने उन तीनों आइडियाज़ को मर्ज करके कुछ ना कुछ बना दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी पेंटिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपने एक बटर पेपर ले लेना है और उसका साइज़ आपने अपने बैग या अपने कैनवस या अपने जो भी आर्ट मीडियम है उसके अकॉर्डिंग काट लेना है। और फिर ये आइडियाज़ थे वो जो मैंने निकाल के रखे थे, जो मैंने इसके ऊपर ट्रेस करने थे। ये मैं फ्री हैंड करने वाली हूँ और इसमें एजेस पे मैं तकरीबन 3 इंचेस का फासला दे दूँगी क्योंकि मिड में मैंने डिज़ाइन बनाना है। अगर आपकी ड्राइंग या स्केचिंग नीट है तो आप डायरेक्टली अपने आर्ट पेज पे, आर्ट मीडियम पे स्केच कर सकते हैं या अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी नीट नहीं है सो मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। मैं पहले इसको बटर पेपर पे ड्रॉ करूँगी ताकि मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो नीट आए और मुझे कम दुश्वारी पेश आए अपना ये बैग कंप्लीट करते हुए। यहाँ पे मैं सिर्फ एक साइड का विंग ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे दोनों बटरफ्लाई के विंग्स बैलेंस रखने हैं, बराबर रखने हैं। अगर आप दोनों फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हम इंसान हैं। तो एक विंग ड्रॉ करूँगी, बाद में इस विंग को दूसरी साइड पे भी कैसे ट्रेस करना है वो मैं आपको बाकी वीडियो में पता चल जाएगा कैसे करूँगी। यही रीज़न है कि मैंने डायरेक्टली ड्रॉ नहीं किया है इस पे अपने बैग पे, क्योंकि बाद में आप जब ड्रॉ कर रहे होते हैं आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ से ये शेप देनी है, यहाँ से ये शेप देनी है और आप चेंज कर सकते हैं उसको आसानी से। आप अपनी बटरफ्लाई की विंग्स का डिज़ाइन, उसका पैटर्न या अपने रोज़ का डिज़ाइन, उसकी प्लेसमेंट, जो भी डिज़ाइन आपने रखना है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। उसमें दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जो प्रोसेस या टेक्निक है वो आप अगर इस वीडियो में जैसे मैं डेमो दे रही हूँ अगर आप देख लें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं वो आपसे ना हो। बटरफ्लाई का एक विंग मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है कंप्लीट और अब हम अपना रोज़ स्केच करेंगे। रोज़ का मैंने प्लेसमेंट वही रखी थी जैसी पिक्चर में थी, लेकिन मुझे शेप थोड़ी सी उसकी ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी थी और जो उसकी पेटल्स थी जैसे मैंने थर्ड रेफरेंस पे पिक्चर में दिखाया था। यहाँ पे हर एक पेटल मैं ये सोच के बना रही हूँ कि जब मैंने पेंटिंग करनी है तो ये हर पेटल एक दूसरे से अलग दिखे या मर्ज ना हो जाए, और जैसे रोज़ की एक जो बेस लेयर्स होती हैं वो अलग अलग दिखें। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको एक रोज़ की तरह बनाऊं और ये थोड़ा थोड़ा बन भी गया था रोज़ की तरह। यहाँ पे रोज़ की शेप मैंने थोड़ी सी टिल्टेड रखी है और अगर आपका कोई पेटल ट्रेसिंग के दौरान बटरफ्लाई के विंग के ऊपर भी आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिज़ाइन आराम से उसके ऊपर ट्रेस कर लें, चाहे वो जहाँ मर्जी जाएँ पेटल्स। वो बाद में हम ट्रेसिंग के दौरान उसकी प्लेसमेंट चेंज करके उसको विंग से अलग कर देंगे रोज़ को। अभी आपको समझ नहीं आएगी आगे वीडियो में, अगर आप टैलेंट देखें वीडियो तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल वॉइस ओवर नहीं है ना, ये बिल्कुल प्रोफेशनल ट्यूटोरियल है। मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसकी लीव्स मैंने बिल्कुल फ्री हैंड बनाने की कोशिश की है। जैसे रोज़ेस की लीव्स होती हैं हल्की हल्की, उन पे ना स्पाइक्स होती हैं एजेस पे, वो मैंने कोशिश किया कि मैं वो करूं। एंड अब मैं इसको डार्क कोई भी कटने मार्कर हो या जो भी थोड़ा सा थिक स्ट्रोक हो आपके मार्कर का, ब्लू कलर हो, ब्लैक कलर हो, कोई भी डार्क कलर हो, उसे आपने इसको सारा ट्रेस कर लेना है, क्योंकि जब हमने फैब्रिक के नीचे रख के इसको ट्रेसिंग करनी है तो पेंसिल नहीं नज़र आती है इतनी प्रोमिनेंट, ये कलर प्रोमिनेंट नहीं नज़र आएगा और आप आसानी से ट्रेस कर सकेंगे। जिस बैग पे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ये जब मुझे मिला था तो उस पर कुछ स्टेन्स थे, क्योंकि वो कुकिंग के दौरान यूज़ होता है बैग कुकिंग मटेरियल्स के लिए। तो स्टेन रिमूव करने के लिए मैंने उसको ब्लीच में डिप किया था, क्योंकि उसकी स्ट्रिप्स और उसका ऊपर वाला बॉर्डर लेदर का था, तो वो मैंने फुली डिप नहीं किया था। ब्रश के ज़रिए या स्प्रे के ज़रिए आप उसकी ब्लीच जहाँ पे स्टेन है वहाँ पे कर सकते हैं। ब्लीच से ये है कि उसका जो स्टेन्स थे थोड़े से हल्के हो गए थे और कलर भी थोड़ा सा सही हो गया था बैग का। एपिसोड 2 ऑफ ट्रेसिंग द डिज़ाइन ऑन द बैग। ये वीडियो 2-3 दिन में शूट हुई थी कंप्लीट। सो दूसरे दिन हम इस बैग के ऊपर ट्रेस करेंगे अपना डिज़ाइन। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो होगी एक एशट्रे, मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट पड़ी हुई थी ग्लास की। ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज़ यूज़ करनी है जिससे आपकी लाइट ब्लॉक ना हो। और ये एक ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड है,
जिसको हमने लाजमी रखना है, ये लाजमी चाहिए इसके ट्रेसिंग के लिए। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए एक फ़्लैश लाइट से ही हम सारा ट्रेसिंग करेंगे। और ये मैं इसके क्लिपबोर्ड के नीचे प्लेस कर रही हूँ एशट्रे के ऊपर। अगर आपके पास कोई डाइनिंग टेबल है या इस तरह का शीशे का कुछ भी है जिसके नीचे से आप लाइट पास कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना शर्ट या दुपट्टा रख के ट्रेस कर सकते हैं इजीली। बट मेरा बैग था जो दोनों साइड से बंद था, सो इसलिए मुझे ये ऐसे करना पड़ा। उसके बाद हम अपना जो भी डिज़ाइन है वो केयरफुली बटर पेपर उसके अंदर रख देंगे और हमने ये चेक कर लेना कि वो मिड पार्ट में है जहाँ पे हमें अपना डिज़ाइन चाहिए। अगर यहाँ पे आप अपना पेपर राइट या लेफ़्ट या टिल्टेड होगा या टेढ़ा होगा तो वो अच्छा ट्रेस नहीं होगा, लाइक वो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं पेंसिल से इसको ट्रेस करूँगी। आपने अपना बैग और अपना जो पेपर है नीचे डिज़ाइन वाला वो बिल्कुल एक जगह रखना है, उसको हिलने नहीं देना है, ठीक है। और बैग क्योंकि स्ट्रेच नहीं हो सकता, ये अमूमन जब हम किसी फ्रेम में लगाते हैं तो इजीली होता है, लेकिन यहाँ पे बैग को मैं किसी फ्रेम में नहीं लगा सकती थी, सो मुझे अपने हाथ से ही पकड़ के हर चीज़ एडजस्ट करनी थी। इसके बाद यहाँ से बटर पेपर को मैंने उल्टा करके रिफ्लेक्ट करके दूसरी राइट वाली साइड पे सेम उसी जगह पे बस बीच में जो रोज़ है उसकी स्टेम, उसकी टहनी या टहनी जो भी उसको कहते हैं, उसकी आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है और बाकी दूसरा विंग भी ट्रेस कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके दोनों विंग्स बिल्कुल सेम होंगे, बैलेंस्ड होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वरना अगर हम फ्री हैंड दोनों विंग्स अलग अलग ड्रॉ करते हैं तो उनमें डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे अब मेरे विंग्स हो चुके हैं ट्रेस और अब मैं रोज़ की जो प्लेसमेंट है वो एडजस्ट कर रही हूँ कि दोनों विंग्स के दरमियान में आए और विंग्स को टच भी ना करे। इस तरह आप बटर पेपर अपने हिसाब से मूव करके प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। और रूम लाइट मैंने ऑफ़ कर दी थी ताकि मैं जो नीचे बेस पे मेरा डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे दिख सके ट्रेसिंग के दौरान में। किसी भी फैब्रिक पे ट्रेसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। कई लोग कार्बन पेपर से करते हैं, कई लोग डायरेक्टली करते हैं, कई लोग ये शैडो लाइट मेथड यूज़ करते हैं। बट आपके लिए जो कन्वीनियंट होता है वो करें। कार्बन पेपर से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कार्बन पेपर ब्लैक निशान बहुत छोड़ देता है और इस बैग मेरा ऑलरेडी वाइट है तो उसके ऊपर अगर निशान लग जाते तो और बुरा लगता है या उसको मैं बाद में क्लीन नहीं कर सकती थी। यहाँ पे हमारा हो गया ये ट्रेस, स्टेम और लीव सब कुछ। फ़िलहाल ये रफ सा एक बेस डिज़ाइन है। इसमें अगर आपको मज़ीद कोई डिटेलिंग करनी हो तो आप बाद में आराम से कर सकते हैं ड्यूरिंग पेंटिंग, या बाद में पेंसिल से खुद भी कर सकते हैं। नीचे क्लिपबोर्ड रखा है मैंने ताकि मेरा पेंट बैक साइड पे जज्ब ना हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी कोटेशन लिखनी थी। पेंट ब्रशेज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिस पे आपका हाथ बैठा हो। मुझे जो सबसे पतले स्ट्रोक वाले ब्रशेज़ थे, मेरे पास 3, वो मैंने लिए। पहला ब्रश ट्राई किया लेकिन उससे मुझसे सही हो नहीं रहा था क्योंकि ये फैब्रिक बहुत थिक था, तो इसके ऊपर पेंट ब्रश नहीं सही से टिक रहा था। दूसरा पेंट ब्रश यूज़ करने की कोशिश की, उसे भी इतना नीट नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था, बार बार पेंट में डिप करना पड़ रहा था। फिर जो तीसरा सबसे मेरा बोसीदा ब्रश है जो सदियों पुराना है और उसकी हालत भी बहुत नाजुक है, लेकिन वो ये था कि इस थोड़े से थिक फैब्रिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैं पेंट ब्रश को गिरा चुकी हूँ। कोई भी काम मेरा बगैर किसी इस तरह के हादसे के नहीं कंप्लीट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे। इस वाली विंग की पहले मैंने एजेस बनाने की कोशिश की थी कि देखते हैं कि क्या होता है। फिर से माशाल्लाह से मैं पेंट ब्रश गिरा चुकी हूँ, लेकिन हम इसको भी फ़िक्स कर लेंगे, कोई बात नहीं। फैब्रिक कलर्स मैंने रोज़ीता, एक कंपनी है रोज़ीता है या रोज़ीटा है, उसके फैब्रिक कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी और पिगमेंटेशन दोनों परफेक्ट होती हैं। ये मैंने जो रेड कलर यूज़ करना है, मैरून शेड है ये, क्योंकि ये डार्क शेड है, 143 शेड है, आसानी से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। मैंने एक बार पहले फैब्रिक पेंट्स जो थे वो ट्यूब्स वाले लिए थे, लेकिन वो उनमें लम्प्स थे और दूसरा वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये ड्राई नहीं बहुत जल्दी होते और वो उनकी क्वालिटी या कंसिस्टेंसी भी इतना वर्थ इट नहीं होती है। सो अगर आपने यूज़ करना हो तो रोज़ीता के पेंट्स बेस्ट हैं फैब्रिक पेंटिंग के लिए। यहाँ पे फिर मैं इसके अंदर फिल कर रही थी जितने भी मैंने सेक्शंस बनाए हुए थे। उसके बाद मैं इसकी
ब्लैक कलर से जो बाकी स्पेसेस, वाइट स्पेसेस ब्लैंक रह गई हैं वो मैं फिल करूँगी। जो दूसरा मैंने विंग अपना किया था उस पर पहले मैंने रेड कलर से ट्रेसिंग की थी, कोई मैंने बॉर्डर नहीं बनाया था तो वो मुझे ज़्यादा नीट लगा था। लेकिन दोनों विंग्स कंप्लीट करने के बाद दोनों में कोई डिफरेंस खासा नज़र नहीं आया, बट मेरे लिए कन्वीनियंट बगैर किसी ब्लैक बॉर्डर के ही था, सिर्फ रेड से उसको बना देना और बाद में उसको फिल कर लेना। आई डोंट नो ये फैब्रिक कौन सा था या इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक था जो मोस्टली अगर ग्रॉसरी बैग्स लें तो उसमें जो होता है, तो इसमें पेंट आसानी से जज्ब नहीं हो रहा था, उसको पेंट ब्रश से ड्रैग करना पड़ रहा था फैब्रिक के अंदर। ये मेरी किसी इस तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के मामले में फ़र्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है, सो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, और मैं जितनी डिटेल्स बता सकती हूँ आपको वो बता रही हूँ ताकि जो मेरी वीडियो लेंथ है उसके साथ मेरा वॉइस ओवर मैच हो जाए। यहाँ पे बस मैं फीलिंग कर रही हूँ और अब आप ये थोड़ी देर तक एंजॉय करें। यहाँ पे मेरे दोनों विंग्स हो चुके हैं पेंट। अब मैंने सोचा था कि इसको मैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग लग रहा था, कि इसमें कुछ और डिज़ाइन कर दूँ या कोई शेडिंग कर दूँ जिससे इसकी लुक थोड़ी सी इन्हांस हो जाए। मेरे पास ये वाइट एक्रेलिक कलर था जो एक्रेलिक कहीं से भी नहीं था, उर्दू बाज़ार से मैंने ख़रीदा था। ये एक लोकल शॉप से लोकल पेंट था, क्योंकि मुझे वाइट कलर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैंने बॉटल में ख़रीद लिया। लेकिन ये एक्रेलिक बिल्कुल अच्छा वाला एक्रेलिक नहीं है। जो अच्छे क्वालिटी के एक्रेलिक कलर्स होते हैं उनकी ये निशानी होती है कि वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन ये ड्राई नहीं हो रहा था। और ये अपनी जो पिगमेंटेशन थी इसकी वो भी बहुत जल्दी लूज़ कर रहा था, 2-3 बार कोट करना पड़ा मुझे वो लुक लाने के लिए। यहाँ पे सब टू यू, आप जो भी डिटेलिंग करनी चाहें। मुझे बोरिंग लग रही थी बहुत बटरफ्लाई, सो मैंने सोचा कि मैं ऐसे कर दूँ। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो शेडिंग किया वाइट कलर से वो इतनी मैंने उसमें ब्लेंड नहीं की है, कई मैंने पैचेस छोड़ दिए हैं। लेकिन उस वक्त मुझे बस विंग्स नज़र आ रहे थे इतनी देर तक, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि मेरी कहाँ से शेडिंग अच्छी हो रही है कहाँ से नहीं हो रही है। मैंने हाइलाइट्स के लिए डायरेक्टली वाइट कलर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इसमें वाइट कलर अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करती तो वो शायद अच्छा ना लगता। सो मैंने उसको नीचे जो मेरा बकिया मैरून कलर था थोड़े से शेड में मिक्स कर लिया वाइट कलर, ताकि उसका थोड़ा सा रेडिश या पिंकिश टोन आ जाए, हाइलाइट्स में इतनी वो ना लगे। क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, बस जो मुझे प्रोसेस में ठीक लग रहा था कि यहाँ से ऐसे करना चाहिए वैसे मैं करती गई। अब मेरा कोई भी काम एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं होता, बस एक रफ सा बेस स्केच या खाका होता है जहन में कि ये करना है। उसके बाद जो डिटेलिंग उस पर सूट करती है चीज़ पे, अक्सर ऐसा होता है कि ख़राब हो जाती है चीज़। जैसे ये इसके ऊपर पेंट ब्रश मेरा 2 बार गिरा है। इस तरह काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं दूसरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की भी, तो उसको फ़िक्स करने में कुछ और ही बन जाता है फिर। इसीलिए मैं किसी प्लान के मुताबिक नहीं चल सकती हूँ कभी भी। यहाँ पे वाइट कलर को मैं डबल कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था उसके कॉर्नर से अगर वो ज़्यादा वाइट हाईलाइट की लुक आए, तो इस तरह मैंने हाईलाइट किया है इसको। और ये भी आप प्लीज़ देख लें क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं और क्या बोलूँ इसके बारे में। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सो मुझसे अलग अलग स्टोरीज़ नहीं सुनाई जाती हैं। शायद आगे जाके मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाऊँ और मैं सुनाने लग जाऊँ, बट अभी के लिए काम की बातें हैं। मेरे पास फ़िलहाल वाइट कलर का फैब्रिक पेंट नहीं था, सो मैंने एक्रेलिक यूज़ किया है। वरना आप कभी भी इस तरह ऑल्टरनेट नहीं कीजिएगा इस तरह के कामों में। अगर आपका डिज़ाइन बाद में आपका बैग, आपकी शर्ट या दुपट्टा जो भी आपने फैब्रिक पेंट किया है वो किसी पानी में डिप हो जाए या आपने वॉश कर दिए, तो अक्सर कलर वो फैल जाता है जो आपने अलग यूज़ किया हो। यहाँ पे मुझे डॉट्स सही लग रहे थे कि मैं डॉट्स लगा दूँगी, कुछ शायद अच्छा लगे तो वो मैंने लगा दिए, कुछ ज़्यादा ही लगा दिए, लेकिन खैर है, इतना तो चलता है। मोस्टली जो फैब्रिक पेंटिंग होती है वो एम्ब्रॉयडरी वाला हुप या फ्रेम नहीं होता जिसमें आप कढ़ाई करते हैं,
उसमें लग के होती है, बट मेरे पास जो था वो बैग में एडजस्ट नहीं होना था क्योंकि ऊपर उसकी लेदर स्ट्रिप्स आ रही थी और पूरा डिज़ाइन भी नहीं वो हो बन पाता, फ्रेम में आ पाता। तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अगर किसी का फैब्रिक ज़्यादा बड़ा हो तो वो अड्डे में लगा के कर लेते हैं मोस्टली। जैसे आजकल दुपट्टों का ट्रेंड है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक प्रिंटेड दुपट्टे कस्टमाइज़, वो अड्डे में लगा के करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्टेम शुरू कर चुकी हूँ। इसमें मैंने ग्रीन के 2-3 शेड्स यूज़ किए हैं। एक शेड को मैंने रोज़ीता का ही कलर था बेसिक ग्रीन, उसको मैंने पहले ब्लैक कलर के साथ मर्ज किया था कि थोड़ी सी डार्कर टोन आ जाए, और फिर मैंने उसको येलो या ऑरेंज के साथ उन दोनों का मिक्सचर एक बना लिया ताकि उसकी थोड़ी सी हाईलाइटिंग लुक आ जाए। और उन तीनों की लेयर्स मैंने अलग अलग करके लगा दी जैसे मुझे सही लगी। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा पेंट ब्रश गिरा था वहाँ पे मैं अपना लीफ बना दूँगी, थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। वो बाद में इतना डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कि इस तरह ज़्यादा लीव्स नीचे आ रहे हैं, क्योंकि रोज़ेस के ऐसे फैले फूले लीव्स होते हैं, फले फूल रहे होते हैं लीव्स। एक बार बेस डिज़ाइन आपका बन जाए तो उस पर मैंने जितनी मीनाकारियाँ मुझे लगती थी इस पर होनी चाहिए उतनी मैं करती रही जब तक मेरा दिल नहीं भरा। रोज़ेस के जो पत्ते होते हैं गुलाब के फूल के, उस पर थोड़े थोड़े कांटेदार पत्ते होते हैं, उनकी स्पाइक्स एजेस जिसको कह सकते हैं आप। तो वो मैंने लुक देने की कोशिश की क्योंकि फैब्रिक बहुत थिक था। बार बार ये बात आ रही है कि फैब्रिक थिक था, तो वो इतनी पॉइंटेड नहीं बने स्पाइक्स, तो जैसे बस बन गए ब्लरी ब्लरी से बन गए। बारी आती है हमारी आखिरी स्टेप की, फूल में एक फूल गुलाब का फूल। इसकी जो हर एक पत्ते की पेटल की मैंने अलग अलग दिखाना था कि एक दूसरे से अलग है, मैंने कभी ये नहीं किया। तो मैंने उसके बेस में रेड कलर किया है, फिर जो उसकी अंदर से बॉटम एजेस थे उनको मैंने ब्लैक डार्कर टोन किया, और जो बाहर की तरफ एजेस आ रहे थे उनको मैंने थोड़ा सा लाइटर टोन में किया है, ऑरेंज या येलो के साथ रेड को मिक्स करके। इसी तरह हर पेटल की आपने पहले बेस रेड बनानी है और फिर आगे करना है। मैंने इतने डिटेल से कभी कोई रोज़ नहीं बनाए, मेरी पहली बार थी, तो जैसा वो रेफरेंस पिक्चर को कॉपी करते करते जो जो बन गया वो बन गया। यहाँ पे अब जो पेटल एक दूसरे से ऊपर आ रही है, तो जो ऊपर आ रही है उसकी आपने वो कॉर्नर या वो साइड आपने लाइट कलर से हाईलाइट कर देनी है, और जो नीचे आ रही है उसको आपने डार्क कलर से कर देनी है ताकि वो लगे थोड़ा सा 3D टाइप लगे कि हाँ ये पेटल इसके ऊपर है और ये इसके नीचे और ये इसकी साइड पे है। And this video almost took 3 days to shoot and complete it because वीडियो जब आपने साथ बनानी होती है तो हर एक स्टेप आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, कैमरा और रिंग लाइट की प्लेसमेंट, हर चीज़ की प्लेसमेंट का आपको ख्याल रखना होता है। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं तो ये मेरा एक दिन में भी हो सकता था कंप्लीट, बट साथ में मैंने 3 दिन तक इसको शूट किया क्योंकि इन डिटेलिंग वाले कामों में आप कुछ देर तक डिटेल से और बहुत लगन से काम कर सकते हैं। फिर आप जब थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर आपकी नीटनेस भी उठती जाती है, तो इससे बेहतर है कि आप 3 दिन ले लें कोई चीज़ कंप्लीट करने में, ना कि आधा वो प्यारा बना और आधा वो बहुत जल्दी में बना हो। जो सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगा था इसमें जो दरमियान वाली छोटी सबसे पैटर्न्स थी, जो इसका मिड था वो कंप्लीट करना, क्योंकि उसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ पे हाईलाइट रखनी है, कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या रखना है। आर्टिस्ट लोग होते हैं वो इस तरह की बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम तो बस बिगिनिंग स्टेज पे हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन है, कहीं पे कुछ मैंने गलती कर दिया है या कुछ मुझे बेहतर करना चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी सुनकर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा काइंडली। अगर आपको ये वीडियो टिकटॉक पे नज़र आती है तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा काइंडली। और अब आप बाकी की शेडिंग प्रोसेस देखिए।
इंजॉय करिए। यहाँ पे हमारा ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मुझे तो बहुत प्यारा लगा है और बाकी सबको भी बहुत प्यारा लगा है। लेकिन अब हमारी बारी है इसकी बैक साइड पे जो हमने कोटेशन, इसको मैंने बाय द वे ड्राई कर लिया था सारे डिज़ाइन को। अब बैक साइड पे हमने जो कोटेशन लिखनी है, होता है चलता है दुनिया है, क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन की एक ख़ातून का ये बैग है, तो हमने एस्थेटिक्स का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, 3 लाइंस में ड्रॉ करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने कोशिश की, मैंने उसको सेम एग्जैक्टली वैसे लिखने की, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा। तो फिर मैंने दूसरी और तीसरी लाइन में वही किया जो मैं हमेशा करती हूँ। फिर मैंने बाद में पेंट ब्रश के, ये नहीं करना आपने, मैंने पेंट ब्रश भी गिराया था और यहाँ पे जो पेंसिल यूज़ किया वो इरेज भी नहीं हो रही थी। ये हैं दुख हमारे। और पेंट ब्रश से जब मैंने उसको किया ना तो वो ठीक हो रहा था, लेकिन पेंसिल से नहीं सही ट्रेस हो रहा था क्योंकि मैंने फ्रेम में नहीं ना लगा हुआ है। अब ये भी आप देखें और इन्जॉय करें एंड तक, क्योंकि इसमें मैं कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती कि यहाँ पे आपने ऐसे स्ट्रोक बनाना है, ऐसे स्ट्रोक बनाना है। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई राइटिंग कर रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि कोई, अगर आपका ब्रश मुड़ा हुआ है आगे से या कटने ब्रश है, या अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो आपके पास वो कटने ब्रशेस होते होंगे, वरना मेरे तो ब्रशेस वैसे ही मुड़ जाते हैं, उनकी हालत ही इतनी नाजुक हो जाती है। तो उसमें आपको इजी होता है, कोई भी जहाँ से आपने पतला स्ट्रोक रखना है वहाँ से आप पतला रख सकते हैं, जहाँ से आपने शेडिंग करनी है वहाँ से आप मेरे मुंह से बार बार शेडिंग निकलता है हर चीज़ में, और मेरी इस वॉइस ओवर में बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी होंगे जो मैंने गलत यूज़ किए होंगे जुमले के हिसाब से, तो उसके लिए भी एडवांस में माज़रत चाहती हूँ मैं। इसमें मैंने बहुत ध्यान से काम किया था कि इसमें मुझसे पेंट ब्रश ना गिरे, क्योंकि इसको तो मैं फ़िक्स भी नहीं कर सकती हूँ कोई फूल बूटे बनाकर, तो इसको मैंने काफ़ी ध्यान से बनाया था। एंड रिज़ल्ट ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ पे हमारा ये स्टैटिक शाहकार तैयार है। इसकी जो लाइंस हैं वो मैं बाद में इरेज़ कर दूँगी किसी तरीके से, कोई जुगाड़ लगा के।
और फ्रंट से ये ऐसे दिख रहा है और बैक से ये ऐसे दिख रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।